The last topic of history, class 10. It's the first chapter. The name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe. And the last topic is Nationalism and Imperialism. रिलायबल एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। ये कंप्लीटली एक एजुकेशनल चैनल है। इसमें आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस टॉपिक में हम लोग को यह स्टडी करना है कि ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी यानी 1800 से 1850, during the early part of 19th century, the feeling of nationalism was blowing in Europe like a cool wind. यानी अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में 1800 से 1850 ईस्वी के बीच का टाइम में एक शांत समीर, एक मंद हवा की तरह फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म का प्रवाह यूरोप में हो रहा था। लेकिन ये नेशनलिज्म का फीलिंग जो एक हवा के रूप में प्रवाह हो रहा था ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, इसने एक भयानक बवंडर, एक भीषण तूफान का रूप अख्तियार कर लिया ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। यानी 1850 के बाद 1900 तक का जो काल था, इसमें नेशनलिज्म की प्रचंड आंधी यूरोप में बहने लगी। नेशनलिज्म का डेफिनेशन एक बार फिर से आपको स्मरण दिला रहे हैं कि नेशनलिज्म का तात्पर्य होता है कि ऐसे तो फीलिंग ऑफ वननेस एमंग द पीपल ऑफ अ नेशन, ये तो पुराना डेफिनेशन है। आपको हम नेशनलिज्म का ये डेफिनेशन इस समय बताना चाहते हैं कि नेशनलिज्म का मतलब हुआ कि लोग अपने नेशन को सुपीरियर दिखलाना चाहते हैं। When the people of a nation like to show their nation as superior in the world, then it's called a nationalism. तो अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म के फीलिंग के चलते यूरोप के डिफरेंट नेशंस के लोग अपने नेशन को सुपीरियर दिखलाने की चेष्टा कर रहे थे। लेकिन ये फीलिंग जो था नेशनलिज्म का, ये लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म में बदल गया। एक्सट्रीम नेशनलिज्म यानी उग्र राष्ट्रवाद में, या यूं कहिए कि ये फीलिंग अल्ट्रा नेशनलिज्म में कन्वर्ट हो गया। इसको एक्सट्रीम नेशनलिज्म या अल्ट्रा नेशनलिज्म या सॉविनिज्म, एक टर्म है सॉविनिज्म, सॉविनिज्म के विशेष नाम से भी जाना जाता है। यानी उग्र राष्ट्रवाद की प्रचंड आंधी पूरे यूरोप में बहने लगी। तो सवाल उठता है कि जो लिबरल नेशनलिज्म था अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में और एक्सट्रीम नेशनलिज्म जो था ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, तो दोनों में क्या फर्क था? तो दोनों में फर्क यह था कि नेशनलिज्म के अंतर्गत जहां यूरोप के नेशन के लोग अपने नेशन को सुपीरियर दिखलाना चाहते थे, अपने नेशन के इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहते थे, फुलफिल करना चाहते थे, लेकिन ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी जब सॉविनिज्म यानी एक्सट्रीम नेशनलिज्म यानी अल्टर नेशनलिज्म का प्रवाह होने लगा, तो यूरोप के नेशंस अपने नेशन के हितों की पूर्ति के लिए दूसरे नेशन को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं वंचित रहते थे। यानी एवरी नेशन ऑफ यूरोप wanted to hamper the interest of other nations to satisfy their own nation's interest. अपने नेशन के इंटरेस्ट, अपने नेशन के हितों, अपने राष्ट्र के हितों, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए दूसरे नेशन को भी नुकसान करने, दूसरे नेशन को
मतलब किसी भी प्रकार से नष्ट भ्रष्ट कर देने से भी पीछे नहीं हटते थे। ये हुआ एक्सट्रीम नेशनलिज्म या ये हुआ शॉविनिज्म। तो स्वाभाविक है कि एक नेशन जब ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए जब दूसरे नेशन का नुकसान करने का प्रयास करते थे, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि दो या दो से अधिक नेशंस के बीच दुश्मनी, एनिमिटी प्रिवेल होगी। दूसरी तरफ नेशनलिज्म का एक डेफिनेशन आपने ये भी स्टडी किया है कि नेशनलिज्म के अंतर्गत एक नेशन के लोग अपने नेशन को सुपीरियर दिखलाना चाहते हैं, और इस प्रकार की सुप्रीमेसी अटेन की जा सकती है कैसे? तो ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करके, बाई कंक्वेस्टिंग मोर एंड मोर लैंड एंड बाई एक्वायरिंग मोर मिलिट्री स्ट्रेंथ, यानी हैवी आर्मामेंट एंड मिलिटराइजेशन की पॉलिसी के द्वारा, और साथ ही साथ ज्यादा दूसरे देशों की जमीन के ऊपर कब्जा करके, यानी दूसरे देश के ऊपर कब्जा करके इस प्रकार अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा किया जा सकता था, अपने नेशन को सुपीरियर दिखलाया जा सकता था। और इस प्रकार से नेशनलिज्म ने स्वाभाविक रूप में इंपीरियलिज्म को जन्म दिया। अब सवाल उठता है कि नेशनलिज्म तो हम लोग समझ रहे हैं जिसके अंतर्गत लोग अपने नेशन को सुपीरियर दिखलाना चाहते थे, अपने नेशन को संसार में सर्वश्रेष्ठ दिखलाना चाहते थे। अब इंपीरियलिज्म क्या हुआ? तो इंपीरियलिज्म का डेफिनेशन समझिए। व्हेन अ पावरफुल कंट्री, सुन रहे तुम लोग, व्हेन अ पावरफुल कंट्री occupies a weak state or territories, यानी जब एक शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश या उसके क्षेत्र के ऊपर आधिपत्य स्थापित कर लेता है, तो इसे इंपीरियलिज्म कहा जाता है। फिर से सुनिए, व्हेन अ पावरफुल कंट्री कंक्वेस्ट अ वीक स्टेट और इट्स टेरिटरीज, देन इट इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। जैसे 19th सेंचुरी में आपने देखा, बल्कि 18th सेंचुरी से ही, कि ब्रिटेन वाज अ पावरफुल कंट्री, और ब्रिटेन पावरफुल था तो ब्रिटेन कंक्वेस्टेड इंडिया, भारत के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, क्योंकि इंडिया उस समय डिवाइडेड था और वीक था ब्रिटेन से, और इसलिए इंडिया वाज कंक्वेस्टेड बाय ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का इंडिया के ऊपर कंक्वेस्ट यानी विजय प्राप्त कर लेना वाज एन एग्जांपल ऑफ इंपीरियलिज्म। फिर से इंपीरियलिज्म का डेफिनेशन समझिए कि व्हेन अ पावरफुल कंट्री ऑक्युपाइज, यानी कंक्वेस्ट अ वीक स्टेट और इट्स टेरिटरीज, अपने से कमजोर देश या इसके क्षेत्र के ऊपर जब कब्जा कर लेता है, तो इसको इंपीरियलिज्म कहा जाता है। देखिए एक मिनट, जब स्टेट बोलते हैं तो पॉलिटिक्स में स्टेट का मतलब होता है एक कंट्री से। जैसे इंडिया एक स्टेट है, आपको पाकिस्तान एक स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टेट है, रशिया स्टेट है। स्टेट मतलब प्रोविंशियल यूनिट्स नहीं आप लगाइए। तो स्टेट का रियल मीनिंग होता है एक कंट्री, जिसको आप कहते हैं वही होता है, क्योंकि स्टेट का जितना चारों क्राइटेरिया है वो एक कंट्री ही फुलफिल करता है। जिसको आप कहते हैं कंट्री, वही एक स्टेट का सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो कहता है कि डेफिनेशन फिर से देखिए इंपीरियलिज्म का, व्हेन अ पावरफुल कंट्री, व्हेन अ पावरफुल स्टेट ऑक्युपाइज या कंक्वेस्ट अ वीक स्टेट और इट्स टेरिटरीज, देन इट इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। जब एक शक्तिशाली राज्य दूसरे राज्य या उसके क्षेत्रों के ऊपर कब्जा कर लेता है, तब इसको इंपीरियलिज्म कहा जाता है। इसका एग्जांपल आपको बतलाया कि ब्रिटेन ने भारत के ऊपर आधिपत्य स्थापित कर लिया था 17th और 18th सेंचुरी में। लेकिन आप कहिएगा कि सवाल तो यूरोप का है, भारत में तो है नहीं। तो यूरोप में जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म था अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में, उसका नेचर था लिबरल नेशनलिज्म, यानी लोग अपने नेशन के इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहते थे, सेटिस्फाई करना चाहते थे, प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लेकिन ये लिबरल नेशनलिज्म गॉट कन्वर्टेड इनटू एक्सट्रीम नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म, या कहिए शॉविनिज्म। इसके अंतर्गत एक नेशन अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए दूसरे कंट्री के इंटरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय करने, हैम्पर करने से बाज नहीं आते थे। अपने राष्ट्र के हितों की पूर्ति के लिए
दूसरे देशों के ऊपर हमला कर दिया जाए, दूसरे का कुछ भी नुकसान हो जाए, इससे किसी को परहेज नहीं थी। यानी आग लगनते झोपड़ा में और जो निकसा सो लाभ, इस प्रकार की नीति हो गई थी यूरोप के देशों की। वो दूसरे नेशन को नुकसान पहुंचा करके अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना चाहते थे। ये था एक्सट्रीम नेशनलिज्म या सॉवेनिज्म। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म के अंतर्गत यूरोप के देश अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए दूसरे देशों पर कब्जा करने का प्रयास करने लगे। अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को जो है कई गुना, 4 गुना से लेकर 8 गुना तक बढ़ाने लगे। जैसे जर्मनी ने अपने सैनिक शक्ति को 8 गुना तक बढ़ा लिया था। यूरोप के सभी देश इसमें हैवी आर्मामेंट एंड मिलिटराइजेशन की पॉलिसी को परस्यू कर रहे थे। यूरोप के सभी देश भारी शस्त्रीकरण और सैनिकवाद की नीति का सहारा ले रहे थे, क्योंकि शस्त्रीकरण और सैनिकवाद के रास्ते पर चलकर ही नए नए क्षेत्रों पर कब्जा करना संभव था। साथ ही साथ अपने राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ दिखलाना संभव था। लेकिन इसका परिणाम क्या था? नेशनलिज्म ने इंपीरियलिज्म को जन्म दिया और इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म दोनों ने मिल करके यूरोप के देशों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। अब यूरोप में ऐसी स्थिति हो गई कि सभी देश एक दूसरे को शक की दृष्टि से देखते थे। एक देश का राइज, एक देश का डेवलपमेंट, एक देश का विकास दूसरे देश के लिए खतरे की बात समझा जाने लगा। एक देश का जब इमरजेंस होता था एक कंट्री का, तो दूसरे सभी कंट्रीज काफी भयभीत हो जाते थे कि पता नहीं ये शक्तिशाली हो रहा है कि ये मेरे ऊपर तो नहीं अटैक करेगा, क्योंकि पूरा म्यूचुअल ट्रस्ट समाप्त हो गया। और इस समय 19वीं सेंचुरी में यूरोप में कुछ खास घटनाएं भी घटित हुई। जैसे आप जंगल में देखते हैं कि एक शिकार को मारने के लिए कई शिकारी उस पर दौड़ते हैं। लकड़बग्घा है तो शेर है तो टाइगर है, उसके ऊपर टूट पड़ता है। ठीक इसी प्रकार की स्थिति हो गई थी 19वीं सेंचुरी में टर्किश इंपायर। फिर गौर कीजिए, 19वीं सेंचुरी में टर्किश इंपायर, जिसको ओटमन इंपायर या इसको उस्मानी इंपायर के नाम से भी जाना जाता था, तो 19वीं सेंचुरी में टर्किश इंपायर पतनोन्मुखी हो गया, यानी डिक्लाइन हो रहा था। टर्किश इंपायर जिसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में ओटमन टर्क नामक एक महान सेनापति ने किया था। ओटमन टर्क नामक एक महान सेनापति ने जिस टर्किश इंपायर की स्थापना 14वीं सेंचुरी में की थी, वो टर्किश इंपायर 19वीं सेंचुरी में आकर के डिक्लाइन करने लगा, डाउनफॉल होने लगा। एक एक करके इसके टेरिटरीज स्वतंत्र होने लगे। अब एक मिनट, जब कोई आदमी या कोई भी जानवर जब बीमार पड़ता है तो जानते हैं कि उसके ऊपर मक्खी अटैक कर देता है, वायरस अटैक कर देता है, बैक्टीरिया अटैक कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार से 19वीं सेंचुरी में जब टर्किश इंपायर डिक्लाइन कर रहा था, तो टर्किश इंपायर के ऊपर अब गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी। जो डिफरेंट इंपीरियलिस्ट कंट्री थे, उन सभी की गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी कि इसके क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करें। टर्किश इंपायर से हम लोग पिछले टॉपिक में स्टडी किए थे इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस। तो ग्रीस स्वतंत्र हो गया था, साथ ही साथ टर्किश इंपायर से एक एक करके क्षेत्र स्वतंत्र हो रहे थे। और इस समय टर्किश इंपायर के स्वतंत्र होते क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करने के लिए 2 बड़े बड़े गिद्ध थे। एक था रसा यानी रूस और दूसरा था ऑस्ट्रिया। रसा एंड ऑस्ट्रिया वे वेरी इंपीरियलिस्ट कंट्रीज। ये दोनों बहुत ही साम्राज्यवादी देश थे। तो रूस और ऑस्ट्रिया दोनों की नजर लगी हुई थी टर्किश इंपायर के स्वतंत्र होने वाले क्षेत्र के ऊपर, इससे अलग होने वाले क्षेत्र के ऊपर। ये दोनों कंट्री रूस और ऑस्ट्रिया टर्किश इंपायर को डिक्लाइन करके, तोड़ करके, डिसइंटीग्रेट करके उसके क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, हड़प लेना चाहते थे। और इसलिए ये दोनों ही कंट्री टर्किश इंपायर को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना चाहते थे, टर्किश इंपायर में असंतोष के बीज बोना चाहते थे। तो टर्किश इंपायर का विरोध करके रसा और ऑस्ट्रिया दोनों उसके क्षेत्रों को हड़पना चाहते थे, निगलना चाहते थे। दूसरी तरफ इस समय एक नया इंपीरियलिस्ट कंट्री का भी यूरोप में राइज हो गया था। एक नया इंपीरियलिस्ट कंट्री जिसका नाम है जर्मनी।
आपको याद है कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हैड टेकन प्लेस इन 1871। 1871 ईस्वी में जर्मनी का यूनिफिकेशन ही कंप्लीट हुआ, यानी एक नया कंट्री का जन्म हुआ। अब ये कंट्री अभी काफी नया था। अब ये भी कहा कि हम भी इंपीरियलिज्म के रास्ते पर चलेंगे, हम भी दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करेंगे, और इस तरह से जर्मनी को के लिए भी एक मौका था डिक्लाइनिंग टर्किश इंपायर। टर्किश इंपायर जो डिक्लाइन कर रहा था उसके ऊपर वो भी कब्जा करता। लेकिन ऑस्ट्रिया और रसा दोनों टर्किश इंपायर के क्षेत्रों को किसी प्रकार छीनना चाहते थे, हड़पना चाहते थे। जर्मनी ने उसके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया टर्किश इंपायर के प्रति, और वही मकसद जर्मनी का भी था। लेकिन जर्मनी वही काम टर्किश इंपायर से प्यार के साथ करना चाहता था, क्योंकि कोई भी काम प्यार से भी हो सकता है और तकरार से भी हो सकता है। तो जहां रसा और ऑस्ट्रिया ये दोनों टर्किश इंपायर के डिक्लाइनिंग टेरिटरीज के ऊपर कब्जा करने के लिए तकरार यानी कॉन्फ्लिक्ट यानी अटैक, वॉर, एग्रेशन की नीति के ऊपर चल रहे थे, वहीं जर्मनी जो है टर्किश इंपायर के साथ दोस्ती बढ़ा करके धीरे धीरे उसको क्षेत्रों को हड़पने का प्रयास कर रहे थे। तो टर्किश इंपायर का जिस प्रकार से रसा और ऑस्ट्रिया ने विरोध किया, इसका नतीजा हुआ कि रसा और ऑस्ट्रिया के संबंध टर्किश इंपायर से कटु हो गए। द रिलेशनशिप ऑफ रसा एंड ऑस्ट्रिया बिकेम बिटर विथ टर्किश इंपायर बिकॉज टर्किश इंपायर वाज कोवेटेड यानी नजर लगी गड़ी हुई थी, कोवेटेड बाई रसा एंड ऑस्ट्रिया। रसा और ऑस्ट्रिया की नजर जो है गड़ी हुई थी टर्किश इंपायर के ऊपर, और इस तरह से रसा और ऑस्ट्रिया के संबंध टर्किश इंपायर से खराब हो गए। अब इसके बाद आइए कि बाल्कन पेनिनसुला, ये तो यूरोप का आपको हम हाल बता रहे थे, लेकिन यूरोप में सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव, सबसे ज्यादा विस्फोटक जो कंडीशन था वो बाल्कन पेनिनसुला का था। यूरोप के दक्षिण में, साउथ में एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला का मतलब हुआ कि 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ। पेनिनसुला किसको कहता है कि दैट लैंड मास विच इज सराउंडेड विथ वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। तो यूरोप के दक्षिण में एक पेनिनसुला है जिसका नाम है बाल्कन पेनिनसुला। बाल्कन पेनिनसुला की स्थिति लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव, सबसे ज्यादा खतरनाक हो गई। अब जरा स्टडी कीजिए कि बाल्कन पेनिनसुला में कौन कौन से जाति के लोग रहते थे। तो बाल्कन पेनिनसुला में पोल, चेक, फिन, डेन, स्लाव, जर्मन, जूस इत्यादि रहते थे। फिर से सुनिए, बाल्कन पेनिनसुला में यूरोप की कौन कौन से जातियों का निवास था। तो बाल्कन पेनिनसुला में पोल एक जाति का नाम है, पोल, चेक भी एक जाति है, पोल, चेक, फिन भी एक जाति है, पोल, चेक, फिन, डेन भी एक जाति है। तो पोल, चेक, फिन, डेन, स्लाव, जर्मन और जूस यानी यहूदी, इतने प्रकार के लोग बाल्कन पेनिनसुला में रहते थे। लेकिन बाल्कन पेनिनसुला में सबसे ज्यादा आबादी किसकी थी? स्लावों की। बाल्कन पेनिनसुला में सबसे ज्यादा स्लाव जाति के लोग थे, और दुनिया में सबसे बड़ा स्लाव कंट्री है रसा। और बाल्कन पेनिनसुला में एक बड़ा स्लाव कंट्री था सर्बिया। तो बाल्कन पेनिनसुला के स्लाव लोगों का मानना था कि सभी स्लाव एक नेशन है। ऑल स्लाव्स ऑफ बाल्कन पेनिनसुला वेर वन नेशन। फिर से कहो, सुनिए, बाल्कन पेनिनसुला के सभी स्लाव एक नेशन है। ये बाल्कन पेनिनसुला में रहने वाले स्लाव का कहना था। चूंकि एक्सट्रीम नेशनलिज्म का ये दौर था, इस समय लोग समझते थे कि अगर नेशन के आधार पर यानी समान जाति, धर्म, भाषा और परंपरा के आधार पर गठित होकर रहेंगे तो आश्चर्यजनक उन्नति करेंगे। तो बाल्कन पेनिनसुला के सभी स्लाव जाति के लोग एक नेशन स्टेट का निर्माण करना चाहते थे। उनका कहना था कि ऑल द स्लाव्स ऑफ बाल्कन पेनिनसुला वेर वन नेशन। और ये एक प्रकार का मूवमेंट स्लावों का स्टार्ट हो गया। इस मूवमेंट को कहा गया पैन स्लाव मूवमेंट। फिर सुनिए, पैन स्लाव मूवमेंट, हिंदी में इसको कहा जाता है अखिल स्लाव आंदोलन। अखिल स्लाव आंदोलन, पैन स्लाव मूवमेंट क्या था? फिर से समझिए,
पैन स्लाव मूवमेंट का तात्पर्य एक ऐसे मूवमेंट था जिसके अंतर्गत सभी स्लाव जाति के लोग जो बाल्कन पेनिनसुला में रहते थे, उनका मानना था कि सभी स्लाव जाति जो है एक नेशन है। पैन स्लाव मूवमेंट को स्वाभाविक रूप से नेतृत्व मिल गया किसका? सर्बिया का, क्योंकि बाल्कन पेनिनसुला में सबसे प्रमुख स्लाव कंट्री था सर्बिया। इसलिए पैन स्लाव मूवमेंट वाज बीइंग लॉन्च्ड, वाज बीइंग पैट्रोनाइज्ड, वाज बीइंग एडेड एंड अवेटेड बाय सर्बिया। सर्बिया पैन स्लाव मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन संसार का सबसे बड़ा स्लाव कंट्री कौन है? रसा। अभी बताया जी, संसार का सबसे बड़ा स्लाव कंट्री रसा है, और इस कारण से सर्बिया को रूस का आशीर्वाद प्राप्त था। रूस ने सर्बिया को आशीर्वाद दे रखा था कि अगर स्लाव जाति के नाम पर अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम बेफिक्र होकर के रहो, हम देख लेंगे। यानी इसको कहा था हिस्ट्री में ब्लैंक चेक देना। यानी रसा ने सर्बिया को एक ब्लैंक चेक दे रखा था कि तुमको पैन स्लाव मूवमेंट चलाना है, स्लावों को इकट्ठा करना है, स्लावों को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में कन्वर्ट करना है, तो करो, जो भी होगा परिणाम वो हम समझ लेंगे। क्योंकि रसा का सोचना था कि अगर स्लाव के नाम पर, स्लाव जाति के नाम पर एक नेशन स्टेट का निर्माण होता है बाल्कन पेनिनसुला में, तो शीघ्र ही वो स्लाव नेशन रसा के अंडर में आ जाएगा, क्योंकि रसा दुनिया का सबसे बड़ा स्लाव नेशन है। इसलिए पैन स्लाव मूवमेंट वाज बीइंग पैट्रोनाइज्ड बाय रसा। पैन स्लाव मूवमेंट का कंट्रोल कर रहा था सर्बिया, लेकिन पैन स्लाव मूवमेंट को जो है पैट्रोनाइजेशन था रसा का। रसा का आशीर्वाद प्राप्त था पैन स्लाव मूवमेंट को। अब देखिए, पैन स्लाव मूवमेंट के अंतर्गत जो स्लाव जाति के लोग थे, जो एक इंडिपेंडेंट एक स्लाव नेशन का निर्माण करना चाहते थे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या था? अगर सभी स्लाव नेशन, स्लाव लोगों का जो इनहेबिटेड टेरिटरी था वो स्वतंत्र रहता तो कोई बात नहीं थी, सब स्लाव एक मीटिंग करता, मीटिंग करके एक नेशन बना लेता। लेकिन ऐसा था नहीं, स्लावों के सभी क्षेत्रों के ऊपर अलग अलग देशों का कब्जा था। All the Slav inhabited territories in Balkan Peninsula were not independent. They were being conquered, they were being ruled by different other rulers. और इस परिस्थिति में अगर स्लाव जाति के लोग पैन स्लाव मूवमेंट चलाएंगे बाल्कन पेनिनसुला में, तो पैन स्लाव मूवमेंट के कारण सर्बिया का रिलेशनशिप अन्य देशों से खराब होगा ना, और सर्बिया का खराब होगा। चूंकि सर्बिया को आशीर्वाद प्राप्त था रूस का, यानी रूस के संबंध भी अन्य देशों के साथ खराब होंगे। दूसरी तरफ पैन स्लाव मूवमेंट का मकसद एक इंडिपेंडेंट स्लाव नेशन का निर्माण करना था बाल्कन पेनिनसुला में, और इसका उद्देश्य था कि रूस के अधीन ले आना सभी स्लावों को। पैन स्लाव मूवमेंट का एक एक्सटेंशन किया गया, और उसके अंतर्गत कहा गया कि पूरे ईस्टर्न यूरोप के सभी स्लाव एक नेशन है। फिर से सुनिए, पैन स्लाव मूवमेंट जिसके अंतर्गत, जिसका यह कहना था कि ऑल द स्लाव ऑफ द बाल्कन पेनिनसुला वेर वन नेशन, बाल्कन पेनिनसुला के सभी स्लाव एक नेशन है, यह पैन स्लाव मूवमेंट का कहना था। लेकिन पैन स्लाव मूवमेंट में एक नया कोरोलरी, यानी एक नया उप सिद्धांत जोड़ दिया गया। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ कि पूरे पूर्वी यूरोप के सभी स्लाव एक नेशन है, पूरे पूर्वी यूरोप के, ईस्टर्न यूरोप के सभी स्लाव से एक नेशन है। यानी सभी स्लाव इनहेबिटेड टेरिटरी जो है रसा के कब्जे में होंगे, ये पैन स्लाव मूवमेंट का मतलब हो गया। और नतीजा था कि ऑल द स्लाव इनहेबिटेड टेरिटरीज जो है जिन कंट्रीज का रूल था उसके ऊपर, तो उसके साथ रसा का और सर्बिया का रिलेशनशिप खराब होगा। चूंकि रसा एक सुपर पावर था, तो आसान नहीं था रसा के साथ टकराना किसी के लिए भी। दूसरी तरफ सर्बिया को चूंकि रसा का सपोर्ट प्राप्त था, इस कारण से सर्बिया बिल्कुल निश्चिंत था कि कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मन में आएगा तो करेंगे। पैन स्लाव मूवमेंट के अंतर्गत टेररिस्ट मूवमेंट भी चलाया जा रहा था, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट भी चलाया जा रहा था। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था ब्लैक हैंड्स।
ब्लैक हैंड्स नामक एक ऑर्गेनाइजेशन था जो स्लावों का विरोधी थे, जो रूस के और सर्बिया के विरोधी थे। ऐसे लोगों की हत्या कर देते थे ब्लैक हैंड्स के लोग, ये स्लाव टेररिस्ट लोग। अब बाल्कन पेनिनसुला में ऑस्ट्रिया का कई क्षेत्रों के ऊपर कब्जा था। दूसरी तरफ बाल्कन पेनिनसुला के क्षेत्रों के ऊपर ऑस्ट्रिया की भी गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी। ऑस्ट्रिया भी जो है स्लाव इनहेबिटेड टेरिटरीज के ऊपर कब्जा करना चाहते था, और इस परिस्थिति में ऑस्ट्रिया का टकराव सर्बिया से होना अनिवार्य था। एक मामला तब जो है विषाक्त हो गया जब बोस्निया और हर्जेगोविना का मामला आया। बोस्निया और हर्जेगोविना, ये बाल्कन पेनिनसुला का दो क्षेत्र था, बोस्निया और हर्जेगोविना। यहां की आबादी अधिकांशतः स्लाव थी। स्लाव आबादी होने के कारण बोस्निया और हर्जेगोविना के ऊपर जो है आधिपत्य स्थापित करना चाहता था सर्बिया। दूसरी तरफ बोस्निया और हर्जेगोविना के ऊपर ऑस्ट्रिया कब्जा करना चाहते थे, साथ ही साथ सर्बिया भी इसके ऊपर कब्जा करना चाहता था। ठीक है, तो सर्बिया का दावा था कि यहाँ के बोस्निया और हर्जेगोविना के अधिकांश निवासी जो हैं वो स्लाव है, इसलिए स्लावों के होने के चलते ये एक स्लाव नेशन होना चाहिए बोस्निया और हर्जेगोविना को। लेकिन यहां प्रॉब्लम तब आ गया जब ऑस्ट्रिया बोस्निया और हर्जेगोविना को हड़पने के लिए कुछ भी करने को आमादा था। 1908 ईस्वी में 1908 में ऑस्ट्रिया ने ताकत के बल पर बोस्निया और हर्जेगोविना को हड़प लिया। जब बोस्निया और हर्जेगोविना को हड़प लिया तो इसका परिणाम यह हुआ कि ऐसा लगने लगा कि सर्बिया और ऑस्ट्रिया और रसा ये सब के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, और शायद ये लड़ाई वर्ल्ड वार के रूप में कन्वर्ट हो सकती थी, क्योंकि इस समय यूरोप के कंट्रीज जो थे वो एक दूसरे से मिलिट्री अलायंस किए हुए थे, अलाइनमेंट में थे, तो मिलिट्री अलायंस किए हुए थे। तो एक देश का लड़ाई में आने का मतलब था कि दूसरा देश भी ऑटोमेटिक आ जाता लड़ाई में। यानी ये सिचुएशन ये थी कि एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए, वही हाल था। जैसे कहने का मतलब था कि रसा अगर सर्बिया युद्ध में आता ऑस्ट्रिया के साथ, तो सर्बिया का साथ देने के लिए रसा आ जाता। रसा के साथ मिलिट्री अलायंस किसका था? ब्रिटेन और फ्रांस का। यानी रसा आता अगर वार में तो पीछे से ब्रिटेन और फ्रांस आ जाता वार में। अब रही बात ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया बोस्निया और हर्जेगोविना के ऊपर 1908 में कब्जा कर लिया। लेकिन ऑस्ट्रिया भी अकेला नहीं था। इस समय 1871 में जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी गॉट कंप्लीटेड, तो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बन गया था जर्मनी। और जर्मनी ने भी ऑस्ट्रिया को ब्लैंक चेक दे रखा था